बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 जनवरी और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सुहेल अफरीदी मामलात को उस नहज पर ले आए हैं जहां पर इमरान खान साहब चाहते थे। यानी कि इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी के जरिए ताकतवर हलकों को और इस चुनतखीब रजीम को अपनी पिच पर ले आए हैं। कुछ तफसीलात हैं जी, आपके साथ में शेयर करूंगा। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि अब इनको पिछाड़ने का वक्त आ गया है और अब आपके देखने का भी वक्त आ गया है कि आप देखेंगे इनको कि इमरान खान साहब कैसे पिछाड़ते हैं। दूसरी खबर यह है जी कि आलमी सतह पर जो इस चुनतखीब रजीम को सपोर्ट हासिल थी ना, वो सपोर्ट बहुत जल्द खत्म होने जा रही है। और दो हाथियों की लड़ाई में जो हाल घास का होता है ना, वही हाल इस चुनतखीब रजीम के साथ होने जा रहा है। दो हाथियों की लड़ाई में जो घास है ना, वो बर्बाद होती है और ये भी बर्बाद होने जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि 24 फरवरी के जो इंतखाबात है ना, उन इंतखाबात का दाग धोने के लिए कुछ प्लानिंग की जा रही है और आप यूं कहें कि नाकाम प्लानिंग की जा रही है। कुछ तदबीरें सोची जा रही हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जी। जो ये इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के नाम के ऊपर इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। महमूद चकज़ई का जो फार्मूला था वो भी लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये सारा मामला क्या, इस पर भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है वो आपके साथ में शेयर करता हूं कि आलमी सतह के ऊपर इनकी जो हिमायत है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक तरतीब के साथ आपके साथ में चीजें शेयर करूंगा ताकि समझने में आसानी हो सके। इस वक्त इस रजीम के, ये जो रजीम कायम है ना, उसकी एक वजह बड़ी यही है कि एक आलमी सतह के ऊपर इनको हिमायत है, जिसकी अदरवाइज ये कब के जो है वो उलट जाते। अवाम की तरफ से रेजिस्टेंस तो आ रही है, मजम्मत भी आ रही है, सुहेल अफरीदी भी मुतहरिक है, लेकिन 26 नवंबर के बाद ये चीजें कम हो गई थी, जिसको सुहेल अफरीदी अब दोबारा जिंदा करने में भी कामयाब हुए हैं। बहरहाल उस तरफ भी मैं आता हूं, लेकिन पहले आलमी सतह के ऊपर जो इनकी हिमायत कैसे खत्म हो रही है ये आप सुन लें। देखें, हमेशा से पॉलिसी क्या रही है जी कि हमने बैलेंस करके सबको साथ लेकर हम चलें, ना हम उस तरफ जाएं ना हम इस तरफ जाएं। यानी कि आप की पॉलिसी ये रही कि आपने दो कश्तियों में सवार रहना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दो कश्तियों में सवार रहें और अपनी मतलूबा मंजिल तक पहुंच सकें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने यही किया, दोनों जो कश्तियां थी। अब इनके लिए मसला ये बन गया कि ये जो कश्तियों की तादाद है ना, ये दो नहीं बल्कि ये 4, 5, 6 हो गई है। इनको किसी एक साइड पर लाजमी जाना ही जाना पड़ेगा और एक तरफ की भी अगर ये हिमायत खोते हैं तो इस वक्त ये जो रेत की दीवार के ऊपर ये खड़े हुए हैं ना, वो धड़ाम से करके गिर जाएगी। अब क्या हुआ है, चीन या अमेरिका, ठीक है, या आलमी सतह के ऊपर जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ईरान के मामले के ऊपर भी, सऊदीया और यूएई के दरमियान भी, और फिर ट्रंप और ग्रीनलैंड को के मामले के ऊपर और यूरोप के मामले के ऊपर लेकर भी डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। ट्रंप की जो ख्वाहिश है ईरान के मामले के ऊपर वो पूरी नहीं हो रही और ट्रंप हमला दोबारा जरूर करेगा ईरान के ऊपर। वो सिर्फ और सिर्फ आर्जी तौर पर पीछे हुआ है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आई है खासतौर पर सऊदीया की जानिब से या जो गल्फ कंट्रीज हैं यूएई की जानिब से कि नहीं, हम अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, बेसिस इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ये काम आप ना करें। फिर चीन और रूस जो है वो भी, जाहिर सी बात है, ईरान की ही जो हिमायत है वो कर रहा है। तुर्की जो है वो भी इस साइड पर खड़ा हुआ है। अब अगर अमेरिका ये काम करता है तो आप किस साइड पर खड़े होंगे? जाहिर सी बात है, सऊदीया की भी हिमायत नहीं है, यूएई की भी हिमायत नहीं है, तो आपको किसी एक साइड पर जाना पड़ेगा। आसान लफ्जों में आपको बताऊं जी कि इस वक्त नए जो ब्लॉक्स हैं ना वो बन रहे हैं और आप हमेशा, या ये रजीम जो है वो हमेशा ब्लॉक्स की जो सियासत है उससे बचने की कोशिश की है। अब आप ये जो ब्लॉक्स है ना, इससे अब आप बच नहीं सकेंगे। आपको एक तरफ जाना ही जाना पड़ेगा, आपको एक तरफ जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप ना सऊदीया का साथ छोड़ सकते हैं ना यूएई का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो फड्डा होता है तो आप किस तरफ खड़े होंगे? सऊदीया के ऊपर आपका ज्यादा जो है वो रिलेशन है, उस तरफ जाएंगे तो यूएई ने भी पैसे रखे हुए, उन्होंने भी पैसे रखे हुए, आप किस तरफ जाएंगे? किसी एक तरफ जाएंगे तो आप जो है वो तबाही की तरफ जाएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप दोनों के साथ वही बैलेंसिंग एक्ट के तहत जो है वो दोनों को साथ लेकर चल सके, ऐसा नहीं होने वाला। और फिर इसी तरह से मजीद डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि यूरोप अलहदा हो रहा है किससे? अमेरिका से, ट्रंप से। नेटो इतिहाद टूट रहा है, ग्रीनलैंड वाला जो इशू चला हुआ है। और इस वक्त यूरोप जो है, या इवन के कनाडा के पीएम ने भी चीन का विजिट जो है वो किया है, वहां से वो तिजारत बढ़ा रहे हैं और जो टैरिफ्स थे उनको कम कर रहे हैं। 100 से मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों में तो 49 और कुछ पर सिर्फ 6% पर वो जो टैरिफ है वो ले आए हैं।
फिर इसके अलावा रूस के साथ को भी सुलह का जो पैगाम है वो भेज रहे हैं। नेटो कंट्रीज या यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं जी, ग्रीनलैंड में उन्होंने फौज भेज दी है, ट्रंप के अगेंस्ट वो खड़े हुए हैं। तो ट्रंप ये कहता है कि नहीं, ग्रीनलैंड के ऊपर तो मैं कब्जा करूंगा ही करूंगा। तो अब आप किस साइड पर खड़े होंगे? फिर उसके अलावा जी चीन के साथ वैसे असल जो फड्डा है वो तो अमेरिका का और चीन और रूस के साथ ही है। तो आपने अब किस साइड पर खड़े होना है? अगर लेट से आप खड़े होते हैं चीन के साइड पर, एक ब्लॉक आपको चूज करना पड़ेगा, बैलेंसिंग मामला अब खत्म हो गया है। चीन को चूज करेंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका, उसके ऊपर आपकी जो सियासत खड़ी हुई है वो ड्रम तख्ता हो जाएगा। अमेरिका की तरफ जाएंगे तो चीन जो है उसके साथ भी ताल्लुकात है, जो आपकी मायशत है, पैसे रखे हुए हैं, वो मायशत जो है वो आपकी तबाह हाल है ही है, वैसे वो मजीद भी डूब जाएगी। तो किस तरफ आप जाएंगे? तो इस सूरत हाल में होना तो यही चाहिए था कि आप खुद इतने खुद मुख्तियार होते कि आप न्यूट्रल रहते कि हम किसी के साइड पर भी नहीं जाते हैं, और खुद को इतना खुद मुख्तार जो है वो बनाते कि आपको मतलब है कि ये जरूरत ना पड़ती कि आपने लाजमी किसी की हिमायत करनी ही करनी है, या आप अपनी मर्जी से कोई हिमायत नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात, जब आप किसी एक साइड पर जाएंगे तो उसके बाद आपने चूंकि हर तरफ से ही आपने हिमायत हासिल की हुई है ना, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि सारी हिमायतें आपके साथ रहें। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मतलब है कि जो रजीम है ना, ये खतरे में पड़ी हुई है और आप धड़म करके गिरेंगे ही गिरेंगे। इसी वजह से जो सारी कोशिशें हैं जी, इमरान खान साहब को राजी किया जाए, इमरान खान साहब हुकूमत में भी आते हैं, लेकिन ये हो कि कंट्रोल हमारा हो, इंटरनेशनल सतह के ऊपर इमरान खान साहब का फेस हो, वो मामला संभालें, लेकिन असल में पीछे जो कंट्रोल है जी वो हम ही रखें, ताकि कल को फिर जब हमारा दिल आए अदम एतमाद बाकी के जरिए जो जिस पहले वज़ीर आज़म को हटाते रहे, अब भी जो है वो ये मामला खेला जा सके। तो इस वक्त ये एक जो बड़ी मुसीबत है वो पड़ी हुई है, और फ्रस्ट्रेटेड भी इस वक्त हुए हैं। फ्रस्ट्रेशन का आप आलम देखें जी कि अब ये कहा जा रहा है जी कि वोटर्स की जो वोट डालने की जो एज है ना, वो हम 25 साल कर रहे हैं। इस पर मैंने कोई 2-3 दिन पहले आपको खबर दे दी थी कि ये तरमीम ला रहे हैं, सोच रहे हैं। अब मुनीब फारूक जो है उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया, अपने व्लॉग में इस हवाले से गुफ्तगू की है। तो ये क्या करने जा रही है, 25 साल कर रहे हैं, और इस पर जवाब क्या पेश किया जाएगा? जवाब ये पेश करेंगे जी कि चूंकि एक MNA बनने के लिए ये लाजिम होता है कि 25 साल से ऊपर आपकी उम्र हो या 25 साल आपकी उम्र हो। तो जवाब ये बनाएंगे जी कि अगर MNA बनने के लिए आपकी एज 25 साल रखी गई है, तो वोट MNA को ही आपने वोट करना होता है, तो उसके लिए भी जो एज है वो आप 25 साल कर दें। लेकिन इन नादानों से कोई पूछे कि आप, अच्छा इस वक्त उन्होंने जहन में क्या रखा हुआ है कि जो जनरेशन Z है और जनरेशन अल्फा है ना, उसको हम इस तरह से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो सारे इमरान खान साहब के जो है वो सपोर्टर्स हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इनको इस टाइम पे ये नुकता समझ नहीं आ रहा कि जनरेशन Z और जनरेशन अल्फा जो हैं, इन दोनों से अभी आपका मुकाबला हुआ ही नहीं है, अभी ये आपके मुकाबिल है ही नहीं। इस टाइम आपका जो मुकाबला वो जो मिलेनियल्स हैं ना जी, जो कि ऑलरेडी 25 साल से ऊपर है, उनके साथ आपका मुकाबला है। और अगर 2029 में इंतखाबात होते हैं ना, तो उस टाइम जो जिसने मतलब है कि 20 साल या 22 साल की एज में वोट दिया है और आप उसको चाह रहे हैं जी कि इसको हम माइनस करें, तो उस टाइम पे उसकी एज 26, 27 या 25 साल हो जाएगी, और जो अभी वाले हैं वो तो 35-40 पे जाएंगे। और अच्छा चले ये भी हम कर लेते हैं कि अब वाकई जनरेशन Z और अल्फा को माइनस करने में भी कामयाब हो जाते हैं, तो इस वक्त आपका मुकाबला ही उन लोगों के साथ है, तो उनसे भी आप नहीं मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि वो सारे भी वोटर और सपोर्टर किसके हैं, वो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं। और इससे अच्छा ये काम करके हासिल क्या करना चाहते हैं उस पर भी आपको बताता चलूँ जो मेरी राय है। ये चाहते हैं जी कि 24 फरवरी का जो इंतखाबात है उसका किसी तरीके से जो दाग है ना वो धोया जा सके, ताकि आलमी सतह के ऊपर जो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, क्योंकि आलमी हालात तेजी से बदल रहे हैं, हिमायत खत्म हो रही है, तो हम वो दाग धो दें और फिर हम कहें जी कि देखें अब तो, और सारी जो गलतियां फॉर्म 47 में की थी वो गलतियां ना हो, और एक इसी तरह से शहबाज शरीफ टाइप हुकूमत ला दें, या कोई हुकूमत आ जाए टेक्नोक्रेट कोई भी, तो कहें जी नहीं जी ये तो हुकूमत है ही है। तो असल में पीछे जो है वो ये सारी जो कहानी है ना वो चल रही है, लेकिन ये भी एक नाकाम प्लान है। और आप ये चीज करके भी देख लें, उसके बावजूद भी आपको फॉर्म 47 की जरूरत पड़ेगी, और अगर इंतखाबात होते हैं तो ये भूल जाएं कि तब आप फॉर्म 47 जारी करने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अव्वल तो मिड टर्म इंतखाबात हो, इंतखाबात ऐसे नहीं होंगे, अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या PTI उसमें हिस्सा कब लेगी? भाई PTI ने हिस्सा लेना लाजमी ही है ना, इमरान खान साहब बड़ी तादाद जो है वो लोगों की हिस्सा कब लेगी कि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनको यकीन होगा कि साफ और शफाफ हो। ऐसा नहीं होगा कि मर्जी के इंतखाबात हो जाए और सारे उसमें पार्टिसिपेट भी कर लें, तो दाग फिर भी रहेगा, आप दाग मिटा नहीं पाएंगे। बहरहाल जी महमूद अचकज़ई ने जो फार्मूला पेश किया उसके मुताबिक तो कहते हैं जी ठीक है 4 महीने में हम कोई कौमी हुकूमत बनाते हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान कोई इस तरह से हो बंदे वगैरह,
वो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं, जो जीते आप उसको जो हुकूमत है वो दे दें। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ तो ये नहीं चाहते हैं, क्यों ये इमरान खान साहब को हुकूमत दे देंगे। इनको मालूम है जी कि इमरान खान साहब जीतेंगे, साफ और शफाफ इंतखाबात अगर हुए तो ये इस वक्त नहीं चाहते। और दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई के जरिए रास्ता खोला जा रहा है जी कि इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात है वो किए जाए। तो महमूद अचकज़ई भी यहाँ पर बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये थी जी। और इस वक्त, बल्कि वो मिसाल देना मैं भूल गया, मिसाल इस वक्त इनकी ये बनती जा रही है ना कि दो हाथियों की लड़ाई में जो हाल घास का होता है ना, यानी कि घास तबाह हो जाती है। दो हाथी जब आप लड़वा देना घास के ऊपर, तो घास क्या होती है, घास छोड़े खड़ी फसल का हाल क्या होगा। तो वो इस वक्त इनकी सूरत हाल बनती जा रही है, इनके साथ वही कुछ होना है। तो ये मैंने कहा जी आपको एक एग्जांपल भी शेयर करता चलो। अगली खबर क्या है जी, अगली खबर ये है कि मामलात इंटरनली भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चूंकि सोहेल अफरीदी साहब चल रहे हैं, अपनी पिच पर ये ले आए हैं। कैसे जी, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो काम नहीं कर सके जो इमरान खान साहब चाहते थे, लोगों को मुतहरिक नहीं रख सके, बल्कि 26 नवंबर हुआ और उसके बाद लोग उस तरह से बाहर नहीं निकले। जाहिर सी बात है 26 नवंबर में एक वो था ना कि यार ये काम नहीं हो सकता, लेकिन वो भी काम हो गया। तो अब लोग जाहिर सी बात है थोड़ा सा खासतौर पर पंजाब में थोड़ा सा हुए कि, और फिर 9 मई तो उस तरह से वो नहीं निकल रहे। केपी में जरूर जो है वो निकलते हैं, लेकिन जरा सी भी इजाजत मिल जाए या ये हो जी कि जिस तरह से कराची में हुआ था कि इजाजत मिल गई तो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले थे। तो बहरहाल जी अब अफरीदी क्या कर रहे हैं, उस मिथ को तोड़ रहे हैं और वो वापस जो एक माहौल था ना, मोमेंटम था, वो वापस गेन कर रहे हैं और इसमें सोहेल अफरीदी कामयाब भी हुए हैं। सोहेल अफरीदी ने जहां जहां पर भी विजिट किया है, सोहेल अफरीदी कामयाब हुए हैं। सोहेल अफरीदी की अभी तक की जो उन्होंने स्टेप्स उठाए, इससे उनकी प्रायोरिटीज का पता चलता है। क्या पता चलता है, इमरान खान साहब ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि जो लोग इमरान खान साहब को सुनते भी आए हैं या उनको फॉलो करते हैं, कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा था जी कि अगर मैं पूरी लड़ाई पूरी जंग लड़ूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे सवाल एंकर ने पूछा था कि अगर आप कामयाबी हासिल ना कर पाए तो आप क्या करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं पूरी कौम को इकट्ठा करूंगा और उनको मैं सब कुछ बताऊंगा कि ये हकीकत है, पर्दे हटाऊंगा, आपको जागना पड़ेगा, उनको जगाने की कोशिश करूंगा। यही इमरान खान साहब ने किया अपने आखिरी टाइम जो वो बाहर थे, जलसे वगैरह इमरान खान साहब करते रहे, हकीकत से इमरान खान साहब आगाह करते रहे। अब सोहेल अफरीदी भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि अवाम को निकलना पड़ेगा, अवाम निकलेगी तब ही जो तब्दीली है वो आएगी। एक तो इंटरनेशनली भी प्रेशर बढ़ता रहा है और इंटरनली अगर यहाँ से अवाम निकलती है, दबाव जो वो बढ़ाने में कामयाब होते हैं, तो ये जो चुनते हुए हुकूमत है ना, ये इस वक्त शदीद प्रेशर में है, ये शदीद इस वक्त परेशानी के आलम में है। ये चाहते हैं कि मतलब है कि कुछ ऐसा हो, मतलब ये खौफजदा है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आता है तो इमरान खान जो है वो नहीं छोड़ेगा हमें। लेकिन या इनके जहन में ये भी है जी कि इमरान खान साहब बाहर आता तो फिर हमारी वापसी नामुमकिन है। हमारे पास एक यही है जी कि हम फॉर्म 47 के ऊपर ही आ जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी वो नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आप सियासत में वापसी होती है, आप एक्सेप्ट करें अपनी डिफीट को और आप अपोजिशन में बैठें और ताकतवर हल्कों की मदद के बगैर आप अपोजिशन में बैठें, अपोजिशन करें। इमरान खान साहब के पास हुकूमत होगी तो आप जो है वो अपोजिशन में बैठ के आप अपोजिशन कर सकते हैं। हो सकता है कि वापसी का आपका रास्ता निकले, लेकिन ये जो रास्ता आप ना लिया गया है ना, ये तबाही की तरफ ही जाएगा, आपकी वापसी का कोई रास्ता यहाँ से नहीं निकलेगा। तो सोहेल अफरीदी जो स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, आज भी वो हजारा पहुंचे हुए हैं। अच्छा, हजारा जो ये सारा डिवीजन था ना, आप यूं समझे कि नून लीग का ही गार्ड था, ये सारे यहाँ से नून लीग वाले जीतते थे। लेकिन वहां पर भी आज जो रैली निकाली है सोहेल अफरीदी साहब की जानिब से निकाली गई है, कामयाब रैली थी जी। और फिर इसके अलावा तीरा में जो कुछ हुआ उस हवाले से भी एक कहानी या थ्योरी सामने आ रही थी जी कि प्लान ये था कि सोहेल अफरीदी को हमने यहाँ पर गंदा इस तरह से करना है कि देखें जी आपको बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। तो सोहेल अफरीदी वहां पर भी ग्राउंड में पहुंचे, लोगों के पास उनकी शिकायत वगैरह भी सुनी और डायरेक्ट लोगों से मुकालमा किया, उनको बताया जी कि ये बंद कमरों के फैसले हैं, इसमें ना हमारी हुकूमत को लूप में लिया गया और ये वफाकी हुकूमत के जो है वो फैसले हैं जो वहाँ पर ऑपरेशन वाला है, वो जो लोग नकल मकानी के ऊपर वहाँ से मजबूर हुए। और दूसरा वो ये कर रहे हैं जी कि देख रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं हमारी हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड की जा रही हैं वो उनको अच्छी मिल रही हैं, ताकि और इससे क्या हुआ जी कि बददिल करने की जो एक थी ना कोशिश कि इस हुकूमत सोहेल अफरीदी से लोग बददिल हों जी कि आपने क्या कर दिया, आपको किस लिए हम लेकर आए थे, वोट किस लिए दिया था। हुआ ये जी कि वहां से भी लोग नकल मकानी कर रहे हैं और बच्चे जो गाड़ियों के ऊपर खड़े हुए हैं जी, और इमरान खान साहब की जो तस्वीर है ना वो उन्होंने हाथ में उठाई हुई है। तो सोहेल अफरीदी भी एक कामयाब ये तहरीक चला रहे हैं, लोगों को मुतहरिक कर रहे हैं, 8 फरवरी के लिए भी मुतहरिक कर रहे हैं, और ताकि जो पहिया जम हड़ताल है वो
8 फरवरी की जो कॉल दी हुई है उसे कामयाब बनाया जा सके और ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं, 8 फरवरी के बाद भी ये सिलसिले चलते रहेंगे। इसीलिए ये जो हुकूमत है ना, ये परेशान भी है और डरी हुई है और खौफजदा भी है कि हम क्या करेंगे, कैसे जो कोई जो तोड़ है वो हम निकालें। ज्यादा देर तक हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी बड़ी जो तब्दीलियां वो आलमी सतह के ऊपर भी हो रही हैं और जाहिर सी बात है वहां पर तब्दीलियां होती हैं तो हालात यहाँ के भी लिंक्ड होते हैं। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात हैं जी, इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीजें शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।